नमस्कार। आज हम बीए तृतीय वर्ष पाठ्य पुस्तक हिंदी से संबंधित कथा संग्रह पुस्तक के अज्ञात शत्रु जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं, आज का जो मुख्य टॉपिक है जिसकी विषय वस्तु कथा संग्रह में आज हम उन विषय वस्तु के बारे में अध्ययन करेंगे कि प्राचीन समय में किस प्रकार कथाओं का लेखन कार्य होता था तथा इन कथाओं का क्या महत्व था। प्यारे विद्यार्थियों, प्राचीन समय में जो अक्सर कथाएं लिखी जाती थी पौराणिक कथाएं होती थी। पौराणिक कथाओं में अधिकांश जो भी कहानियां लिखी जाती थी वो काल्पनिक हुआ करती थी। काल्पनिक अर्थात इस प्रकार की कहानियां होती जो कल्पना के आधार पर लिखी जाती। अधिकांश शब्द और उसके अंदर जो विषय वस्तु होती थी वो किसी न किसी कल्पना के आधार पर लिखी जाती थी। इन कथाओं में अक्सर पशु पक्षियों से लेकर के बहुत बड़े बड़े जीव जंतु और राजा महाराजाओं और भगवान इंद्र तक का वर्णन किया जाता है। ये कथाएं अक्सर पौराणिक कथाएं होती थी जिसके लिए कोई पुख्ता उदाहरण या उसका कोई ठोस प्रमाण उस समय हमारे पास नहीं होता था। अक्सर कई बार पढ़ी लिखी या पढ़ी पढ़ाई मनगढ़ंत कहानियों को धीरे धीरे एक समूह के रूप में संग्रहित कर एक कथा का रूप प्रदान किया जाता था तथा उन कथाओं को किसी के द्वारा वाचन करके दूसरे व्यक्तियों तक सुनाया जाता था और धीरे धीरे यही कथाएं आज के समय में एक बड़े पुस्तक का आकार ग्रहण करने के बाद में कथा संग्रह के रूप में प्रकाशित हुई। आज हम बात करते हैं कि भारत में इन कथाओं और पौराणिक कथाओं का प्रारंभ कब हुआ और किस प्रकार इनका प्रारंभिक काल रहा। हम बात करते हैं भारत के इतिहास की। इन कथाओं का प्रारंभ गौतम बुद्ध के जीवन से माना जाता है, अर्थात भगवान गौतम बुद्ध के समय इस प्रकार की पौराणिक कथाओं का प्रचलन अधिक था तथा इस समय प्रकृति में विद्यमान जीव जंतु जिसमें छोटे जीव से लेकर के बड़े हाथी और बहर तक के ऊपर कई पौराणिक कथाएं लिखी जाती थी। कहने का मतलब उस समय प्राकृतिक परिवेश के अनुरूप जो घटनाएं घटित होती थी उनको इन कथाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया जाता था। सामान्य तौर पर गौतम बुद्ध ने एक बात बताई थी कि इस काल में जो कथाएं लिखी जाती थी उसमें छोटे से छोटे जीव अर्थात कीट पतंगों के वर्णन से लेकर के बड़े से बड़े भगवान इंद्र तक का वर्णन मिलता है। कहने का मतलब पौराणिक कथाओं के अंदर इसकी विषय वस्तु बहुत ही विस्तृत थी और उस विस्तृत विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए उस समय लेखन कार्य होता था। प्राचीन समय की जिन पौराणिक कथाओं को और जिन काल्पनिक कथाओं को आज हम पढ़ते हैं उसमें अधिकांश रचनाओं में छोटे छोटे जीव जंतु और बड़े से बड़े भगवान इंद्र हाथी बहर तक का भी वर्णन इसके अंदर मिलता है। अब अपन बात करते हैं कि वैदिक काल अर्थात गौतम बुद्ध के समय जो रचनाएं अक्सर लिखी जाती थी उनकी मूल विषय वस्तु और किस प्रकार उसको लिपिबद्ध किया जाता है। बात करते हैं अपन गौतम बुद्ध के समय की, जिस समय अक्सर पौराणिक कथाओं का प्रचलन सबसे ज्यादा था। कहने का मतलब सबसे पहले जब इन कथाओं की रचना की जाती थी उसमें ये कथाएं अक्सर हिंसा पूर्वक लिखी जाती थी। हिंसा पूर्वक इन कथाओं को लिखने के बाद में अक्सर इसकी जो भाषा शैली तथा इसमें जो विषय वस्तु जिसका वर्णन होता था उसमें जीव जंतु पशु पक्षियों तथा मानव से संबंधित अनेक प्रकार की घटनाओं का वर्णन होता था जिसमें अक्सर हिंसा का महत्व सबसे ज्यादा होता था। धीरे धीरे इन कथाओं के अंदर
हिंसा संबंधी इस चीजों को हटाने के बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे बौद्ध धर्म और उसके साथ साथ जैन धर्म का उदय हुआ, जैन धर्म का उदय होने के बाद बात करते हैं यहाँ विद्यार्थियों जैन धर्म की। जिस समय जैन धर्म का उदय हुआ उस समय इन पौराणिक कथाओं और कथा संग्रह के अंदर हिंसापूर्ण शब्द को हटा दिया गया था, क्योंकि जैन धर्म हमेशा प्रकृति प्रेमी और जीवों पर दया करने वाला है। इसीलिए जैन साहित्य के अंदर और जैन धर्म के आगमन के बाद में जो ये कथाएं लिखी जाती थी, जिन कथाओं के प्रसंग पढ़ने को मिलते थे, उसमें अक्सर ये हिंसा शब्द हटा दिया गया, क्योंकि आप और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जैन धर्म हमेशा हिंसा के विरोध में। हिंसा के विरोध में होने के कारण इस प्रकार की रचनाओं में अक्सर पशु पक्षियों जीव जंतुओं की बलि तथा उसमें आपसी विरोध तथा एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति झगड़ा, अर्थात एक समाज का दूसरे समाज के बीच में विद्रोह, इस प्रकार की घटनाओं का जो कालक्रम था उसमें कभी भी इन्होंने वर्णन नहीं किया। जैन धर्म में के उदय के बाद में धीरे धीरे जैन धर्म के उदय के बाद में अपन बात करते हैं पुरोहित। उस समय में पुरोहितों द्वारा भी पुरोहित जाति जो अक्सर लेखन कार्य करती थी, यानी लिखने का कार्य अक्सर पुरोहितों द्वारा किया जाता था। यही पुरोहित उस समय की जो घटित घटनाओं को लिपिबद्ध करने का कार्य करते थे। धीरे धीरे जैसे सबसे पहले बौद्ध धर्म का जब उदय हुआ, पुरोहित जाति के लोगों ने इसके बारे में विशेष समझा और उसके बाद उन्होंने महसूस किया कि जिस प्रकार यज्ञ में पशु और जीव जंतुओं की बलि दी जाती है और उस बलि के आधार पर कई पौराणिक कथाएं लिखी जाती थी। राजा महाराजा बड़े बड़े अनुष्ठान और यज्ञ करते समय अक्सर पशुओं की बलि दिया करते। इन पशुओं की बलि के आधार पर उन घटित घटनाओं को धीरे धीरे शब्दों के माध्यम से कथा का रूप प्रदान किया जाता था। ये कार्य उस समय में पुरोहित जाति के लोग करते थे। जिस समय ये पुरोहित जाति के लोग कार्य करते थे उस समय जैन धर्म का उदय नहीं हुआ। जिस समय जैन धर्म का उदय हुआ, जैन धर्म आप और हम जानते हिंसा के विरोधी थे। इन्होंने बिल्कुल इन कथाओं के अंदर हिंसा से संबंधित किसी प्रकार का वर्णन नहीं किया। धीरे धीरे इसके बाद जिस प्रकार मगध में तथा उसके राजाओं द्वारा उनके शासन काल में जो घटनाएं घटित हुई थी उनका वर्णन अपन पढ़ते हैं। जैन धर्म के समय मगध साम्राज्य का उदय हुआ। मगध साम्राज्य के उदय के बाद में अक्सर इस प्रकार की घटनाएं सबसे ज्यादा हुई। उनमें से मगध में कोमल, मगध और वनस तीन प्रकार की जातियां थी। कोमल, मगध और वनस। इन जातियों में आपसी विद्रोह और विद्रोह की भावना होने के कारण मगध में कौरव प्रजाति के साम्राज्य के पतन के बाद कौरव अपने आप में वो थे। इन जाति का पतन होने के बाद में मगध में इन तीन जातियों का उदय हुआ, कोमल, मगध और वनस। उस समय के शासन प्रशासन में इन जातियों का विशेष महत्व होता था और इसी के द्वारा किए गए कार्य और उनके कार्यकाल में जो घटित घटनाएं होती थी उनको भी कथा के माध्यम से समझाने का उस समय प्रयास किया गया था। उसमें से एक प्रमुख राजा उस समय में थे बिंदुसार राजा। बात करते अपन मगध साम्राज्य के राजा बिंदुसार। बिंदुसार ने अपने शासन काल में लेखन कार्य को बहुत ही विशेष महत्व दिया था। इनके शासन काल में अधिकांश इस प्रकार की रचनाएं की जाती थी जो इनके राज्य में घटित घटनाएं होती थी।
बिंदुसार बहुत ही प्रतापी राजा था और बिंदुसार के रानी कोसला, इनकी जो रानी थी जिसका नाम था कोसला, रानी कोसला। रानी कोसला भी इस प्रकार की कथा संग्रह करवाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था और रानी को प्रकृति प्रेमी होने के कारण अधिकांश समय राजा बिंदुसार जिस समय आखिर या शिकार करने के लिए वन या जंगल में जाते थे, वहां पर जो उनके पास शिकार के बाद में जो उनकी घटनाओं का वर्णन होता था, रानी कोसला बड़े विद्वानों के साथ में उन कथा का रूप प्रदान करती थी और वो कथाएं धीरे धीरे पौराणिक कथाओं के आधार पर आज हमारे सामने पढ़ने को मिलती। इस रानी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम था अज्ञातशत्रु। अपन बात करते हैं राजा बिंदुसार और उसकी रानी कोसला। रानी कोसला और बिंदुसार के जो इस रानी के कोख से जो पुत्र उत्पन्न हुआ, जो इस साम्राज्य का अगला मालिक था, उसके बारे में इन कथा का अध्ययन मिलता है। अपन बात करते हैं मगध के बिंदुसार के बाद के वंशज यानी बिंदुसार की रचना को आज अपन पढ़ रहे हैं। उसके बाद में इनके साम्राज्य को आगे को चलाने का कार्य अज्ञातशत्रु इनके पुत्र ने प्रशासन कार्य किया। इनका पुत्र अज्ञातशत्रु के नाम से मगध साम्राज्य का शासक बना और उसने अपनी राजधानी कौशाम्बी बनाया। इन्होंने राजधानी जो पास में प्रत्येक राज्य की राजधानी हुआ करती थी कौशाम्बी, उस समय की बहुत ही विकसित और संपन्न राजधानी थी, क्योंकि मगध में बिंदुसार का शासन था और बिंदुसार के शासन के बाद में उसका पुत्र अज्ञातशत्रु उस शासन प्रशासन को संभालता था और उसकी उस समय की जो राजधानी बनाई गई थी वो थी कौशाम्बी राजधानी। कौशाम्बी में राज कार्य और जिस राज कार्य के अनुसार उनका कार्य होता था, उन प्रशासन की देख रेख बिंदुसार के पुत्र अज्ञातशत्रु द्वारा की जाती थी। अज्ञातशत्रु अपने आप में संपूर्ण विधाओं में दक्ष तथा साहित्य, कला, विज्ञान, ग्रह नक्षत्र तथा उसके साथ साथ युद्ध कला, घुड़सवारी, शस्त्र सेना सबके लिए पारंगत व्यक्ति था। नाम से स्पष्ट है कि ऐसा मगध साम्राज्य का राजा जिसकी कोई शत्रु न, सबसे स्पष्ट है जिसका कोई शत्रु न। वास्तव में इनका शत्रु नहीं था, क्योंकि मगध साम्राज्य इतना विस्तृत था जिसके लिए शत्रु उसके सामने भी देख नहीं सकते थे। बिंदुसार का साम्राज्य इस प्रकार विस्तृत था कि अज्ञातशत्रु को किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा। जो राजधानी कौशाम्बी अज्ञातशत्रु द्वारा बनाई गई थी वो थी यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी के किनारे इस राजधानी को बनाने का प्रमुख उद्देश्य ये था कि यहाँ पर आने जाने की व्यवस्था तथा जहाजों के माध्यम से विभिन्न जगह सामानों का आदान प्रदान करना तथा सामान सही समय पर सही स्थान पर अतिशीघ्र पहुंचने के लिए अक्सर यमुना नदी इनके लिए जल वहन का कार्य और साथ साथ यातायात और ऐसी नगरी जहां पर जल की न कमी हो उसके लिए यमुना नदी का इनके द्वारा इस स्थान पर कौशाम्बी नगर में ये राजधानी स्थापित की गई। कौशाम्बी उस समय का संपन्न और प्रसिद्ध बहुत ही नगर था, धन धान्य से परिपूर्ण तथा इस राजधानी में प्रत्येक कार्य प्रशासन की देख रेख में होता था। इस कारण से बिंदुसार के पुत्र अज्ञातशत्रु ने कौशाम्बी की राजधानी को यहाँ बनाया। आगे अपन बात करते हैं मगध साम्राज्य और साथ ही साथ अज्ञातशत्रु कथा प्रसंग में किन चीजों को केंद्र में रख करके कथाएं लिखी गई। देखिए, इस पुस्तक के अंदर जो कथा संग्रह की बात हम कर रहे हैं उसमें अधिकांश जो बातें बताई गई है
अज्ञातशत्रु के नाम से इस कथा को लिखा गया है तथा इस कथा के अंदर कथा लेखन से पूर्व प्रत्येक कहानी या कथा, कहानी कहिए या कथा कहिए या प्राचीन बात कहिए या उस जमाने की दंत कथा कहिए, ये सभी शब्द सामान्य भाषा में सुने हुए और प्रचलित शब्द है। कहानी में भी कोई न कोई विशेष प्रकार का पात्र होता है। पात्रों की संख्या अक्सर विद्यालय और हम जानते हैं 1 से लेकर के 5, 10 भी हो सकती है। हिंदी साहित्य के अनुसार अक्सर ये माना जाता है कि कहानी के अंदर जितने पात्र कम होंगे उतनी ही कहानी अच्छी होती है। अर्थात पढ़ने में, सुनने में, लिखने में, समझने में उस कहानी का महत्व बहुत ही बड़ा बढ़ जाता है। कथा की भी वही बात है। कथा के अंदर भी विशेष प्रकार के पात्र होते हैं। पात्र का मतलब वे व्यक्ति के किरदार जिसके अनुरूप कहानी लिखी जाती है और कहानी की विषय वस्तु में 1 या 2 वस्तु व्यक्ति को विशेष रूप से उस कहानी या कथा का केंद्र बिंदु बना करके उन कथाओं को लिखा जाता। इस प्रकार प्राचीन समय में कहानी और कथा के साथ में प्राचीन बात, कई बार छोटी छोटी बातों को बड़ी बात के रूप में सम्मिलित करके उस प्रकार की बात को विस्तार रूप दिया जाता है, उसको प्राचीन बात भी कहते हैं। उसके साथ कई बार इस प्रकार की दंत कथाएं भी पौराणिक काल में प्रचलित थी, जो लोगों के जुबान से सुनाई जाती थी और उस बात को अक्सर लोग दूसरों के सामने अपने ढंग से प्रेजेंट करते थे। दंत कथाएं प्राय सुनी सुनाई बात होती थी, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाई जाती थी और जो एक दूसरे के वार्तालाप के मध्य जिस विचारों का आदान प्रदान होता था और उसके बाद में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बात पहुंच गई, उसके द्वारा ऐसे शब्द मिला दिए जाते थे जिस कारण से दंत कथा को प्राय रोचक बना दिया जाता, जिसके कारण इन कथा को सुनने के बाद में सामने वाले श्रोता को आनंद की अनुभूति होती थी। अर्थात किसी भी कहानी, कथा या दंत कथा को पढ़ने सुनने के बाद में सामने वाले व्यक्ति को जिस आनंद की अनुभूति होती है वही कहानी का वास्तविक आनंद होता है। इस प्रकार इन कहानियों में, इन कथा संग्रह में पात्रों का विशेष महत्व होता है। यहाँ जो प्यारे विद्यार्थियों, अज्ञातशत्रु जो कहानी संग्रह है, इसमें भी 7-8 पात्र मुख्य रूप से भूमिका निभा रहे हैं। इन पात्रों के लिए जो जो इनका व्यक्ति परिचय है तथा किस पात्र की क्या भूमिका है, व्यक्ति परिचय और किस व्यक्ति विशेष को केंद्र में रख करके इन कहानियों का लेखन कार्य किया गया है, उसके बारे में हम विस्तार से आगे अध्ययन करेंगे। लेकिन फिलहाल आज जो आपने पढ़ा, समझा, द्वितीय वर्ष ये पाठ्यक्रम के अज्ञातशत्रु कथा प्रश्न में जयशंकर प्रसाद द्वारा जो रचना आपके सामने लिखी गई है, जिसमें व्यक्ति परिचय आपको इसके कहानी के पहले प्रश्न अर्थात कथा संग्रह, कथा के प्रथम प्रश्न के प्रारंभ में जिसको मुख्य भूमिका में रख करके इस कथा को लिखा गया है, उसके अलग अलग 7 से 8 पात्र जो उसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं, इनको मद्देनजर रखते हुए अलग अलग प्रकरण के अनुरूप अलग अलग कथा का वाचन किया गया है और प्रत्येक चैप्टर में अलग अलग भाषा के अनुरूप प्रत्येक पात्र के महत्व को समझाते हुए इसको समझाया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे कि कहानी, कथा और प्राचीन पौराणिक कथा जिसका विकास, प्रारंभ और अंत किस प्रकार हुआ, आज के समय में जो कहानियां या प्रश्न अपन पढ़ते हैं उसमें कहीं न कहीं वास्तविकता होती है, लेकिन प्राचीन समय की जो कहानियां या कथाएं लिखी जाती थी उसमें एक
इतनी वास्तविकता नहीं होती थी, क्योंकि वो उस समय कहीं लिपिबद्ध की हुई अर्थात किसी पुस्तक के अंदर संग्रहित नहीं मिलती। अक्सर उस समय दंत कथाओं को ज्यादा महत्व दिया जाता था। जो पौराणिक कथाएं बनाई गई हैं वो किसी व्यक्ति द्वारा किसी प्रमाण को लेकर नहीं बनाई गई है, उसे जिस प्रकार जिस व्यक्ति ने अपने कानों से सुना है उसी आधार पर इन कथाओं को आगे बताकर दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन समय के धीरे धीरे बदलाव के साथ में इन कथाओं ने विशाल रूप धारण कर लिया और आज ये कथाएं प्रारंभ से लेकर के आज तक बहुत बड़े आकार में, विस्तृत आकार में और बहुत ज्यादा पात्रों के रूप में पढ़ी जाती है। आज के समय में इन कथाओं के अंदर प्रत्येक पात्र का विशेष महत्व होता था। पहले समय में पात्र को इतना महत्व नहीं दिया जाता था। कोई भी कहानी या कथा एक या दो पात्र को केंद्र में रखकर के भी लिखी जाती थी। इसके बाद आगे तो आप इसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें मुख्य बात यह है कि इन कथाओं को लिखते समय जो आम व्यक्ति ध्यान रखता था वो ये था कि इन कथाओं में मूल उद्देश्य, मूल केंद्र बिंदु तथा मूल विषय वस्तु क्या है, इसको ध्यान में रखते हुए आज के समय में इस कथा की रचना की जाती है। इन कथाओं में प्राय हृदय स्पर्शी, मर्म स्पर्शी वेदना तथा उसके साथ साथ उस समय की घटित घटनाओं को इस प्रकार वर्णित किया जाता था। घटित घटनाएं घटित घटनाओं को इस प्रकार वर्णन किया जाता था जिसे किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ने के बाद में उसे आनंद की अनुभूति हो। कोई भी रचना, चाहे कहानी हो, कथा हो या दंत कथा हो, जब तक उसमें वर्णित घटना तथा पात्र जो जिस प्रकार कार्य कर रहे हैं उनको पढ़ते, बोलते तथा सुनते समय जब तक व्यक्ति को आनंद की अनुभूति नहीं होती है तब तक वो कथा मात्र रहती है, कहानी ही रह जाती है, क्योंकि उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। इसीलिए यहाँ समझने योग्य ये बात है कि प्राचीन काल से लेकर के मध्यकाल और आधुनिक काल तक जिन लेखकों, जिन कवियों तथा जिन रचनाकारों ने अपनी अपनी जो रचनाएं की है उसमें विशेष रूप से इस बात को बल दिया गया है कि किसी भी घटित घटना को कथा के माध्यम से, कहानी के माध्यम से अर्थात दंत कथा के माध्यम से दूसरे तक पहुंचाते समय उसमें कुछ इस प्रकार के शब्दों को जोड़ा गया है जिसमें पढ़ने के बाद में सामने वाले व्यक्ति को ज्ञान की अलग अनुभूति हो तथा वो कहानी और कथा रोचक होनी भी जरूरी है तथा वो रुचि के अनुरूप भी होनी चाहिए। और ये कहानियां, कथाएं जो पहले समय में लिखी जाती थी वह उस जमाने की भाषा के अनुरूप होती थी, अर्थात भाषा साधारण होना बहुत ही जरूरी है। भाषा ऐसी होनी चाहिए आम बोलचाल की भाषा। ये कथाएं जो लिखी जाती थी आम बोलचाल की भाषा में लिखी जाती थी, जिसको पढ़ने के बाद में व्यक्ति को प्रत्येक शब्द आसानी से समझ में आ जाए। इनकी भाषा क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए, अर्थात साधारण भाषा होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति विशेष को कहानी को पढ़ते समय उस काल के उन शब्दों को इस साधारण तरीके से उस कहानी या कथा के अंदर लिखा जाए जिससे पढ़ने के बाद में उसे किसी प्रकार की कठिनाई न हो। इस कारण से भाषा विशेष का भी महत्व था। उस समय जो भाषा प्रचलित थी उसी भाषा के अनुरूप उस समय के व्यक्ति विशेष द्वारा इन कथा संग्रह में उन घटनाओं को संग्रहित किया जाता था।
प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ एक समझने की बात यह है कि उस समय में जो कथाएं लिखी जाती थी वो साधारण भाषा में तो लिखी ही जाती थी। साधारण भाषा के साथ साथ उसमें जो शब्द लिखे जाते थे, शब्द विशेष रूप से आम बोलचाल की भाषा के शब्द होते थे। आम बोलचाल की भाषा के शब्द। आम बोलचाल की भाषा विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती थी, जिससे व्यक्ति विशेष को शब्दों में समझने की आसानी है। तीसरी महत्वपूर्ण बात थी पात्र। जो किसी कथा के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, उनमें से पात्रों की संख्या प्राय कम होती थी। पात्र हमेशा जितने कहानी में कम होंगे उतनी ही कहानी अर्थात कथा रुचिकर होती है। इसमें दूसरी बात एक विशेष रूप से ये थी, इन पात्रों में से एक पात्र मुख्य भूमिका निभाता था। एक पात्र इसमें मुख्य भूमिका निभाता था। कहानी में एक पात्र की भूमिका मुख्य होती थी। कथा में भी उस समय में कहानी के अनुरूप ही कथा थी, उसमें भी एक पात्र विशेष की महत्व। आगे अपन बात करते हैं इसमें शब्दों की सीमा। आज के समय में किसी भी कहानी अर्थात कथा को लिखते समय शब्दों का भी विशेष ध्यान रखा जाता था। इस समय में शब्द सीमा के ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं रखा जाता था। जैसा व्यक्ति जितना लिख पाता था, समझ पाता था तथा उस कहानी को बढ़ा चढ़ाकर काल्पनिक रूप से जितना प्रस्तुत करना चाहता था उतना कर सकता था। इस कारण से अपन कह सकते हैं कि प्राचीन समय के कथा संग्रह को हमेशा शब्दों की सीमा के अनुरूप ध्यान में न रख करके साधारण तौर पर जैसा देखा जाता था उसी अनुरूप उसको लिखा जाता। ये था आपके कथा संग्रह अज्ञात शत्रु जयशंकर प्रसाद द्वारा जिस रचना को लिखा गया उसका सामान्य परिचय। कल से शुरू होगा आपके कथा संग्रह का प्रथम प्रसंग। धन्यवाद, नमस्कार।